फ्रेंड्स, हमारा अगला चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ मनी है वो क्या होता है, काम क्या है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। पहले क्या होता था कि हमारे पास टमाटर है, आपके पास गेहूं है। मुझे गेहूं की जरूरत है तो आप गेहूं दे देते थे और मैं आपको टमाटर दे देता था। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत पड़ती थी बार्टर सिस्टम में। अब उसको हमने खत्म कर दिया। अब भाई मुझे अगर कोई भी चीज खरीदनी होगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाकर खरीद लूंगा। मुझे उस व्यक्ति को नहीं ढूंढना है जिसको सेम चीज मुझसे चाहिए, राइट। एक अकाउंटिंग का यूनिट भी है, प्राइस को सेट करना या स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है और काफी डायनेमिक नेचर का होता है। जब कमोडिटी का प्राइस राइज करता है तो जो परचेजिंग पावर है पैसे का वो गिर जाता है, यानी पर यूनिट लेस, कम खरीद पाता है। कैशलेस नेचर हो रहा है, जैसे अभी जनधन अकाउंट, आधार इनेबल पेमेंट, ई वॉलेट्स आप देखेंगे। फिएट करेंसी किसको कहते हैं? करेंसी को अगर हम देखें तो जो करेंसी नोट्स और क्वाइंस होते हैं, जैसे 1 रुपया का, 2 रुपया का, ये सब क्वाइन हो गया। 1 रुपये का वैसे नोट भी आता है। और करेंसी नोट्स जैसे कि 500 रुपये का, 100 रुपये का, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो ये फिएट करेंसी बनते हैं। फिएट करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं। इनका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, मतलब कि जो कागज का टुकड़ा ही तो है, उसका अपने अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। और जीरो इंटरेस्ट बियरर बॉन्ड या प्रोमिसरी नोट होते हैं ये। इनको लीगल टेंडर भी हम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पैसे लेकर जाएं तो कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि हम इससे सामान नहीं देंगे। अगला है कॉइन्स। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो कॉइन इशू कर सकता है अप टू 1000 डिनोमिनेशन। 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का क्वाइन आप देखते होंगे। नोट इशू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे आप देखेंगे तो क्वाइन को इशू करता है और 1 रुपये का नोट इशू करता है। वहीं आरबीआई जो है इसके अलावे सभी करेंसी को इशू करता है। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर 1 रुपए की नोट को देखें तो इट इज टेक्निकली अ क्वाइन, बस एक पेपर फॉर्म में है 1 रुपए का नोट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाता है, न कि आरबीआई। साइन इस पे होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। और कॉइन कॉइनेज एक्ट के अंतर्गत आता है, मतलब आरबीआई एक्ट कई बार फंसाने के लिए आपको दे सकता है कि ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आएगा, तो जी नहीं। एक टर्म है सिग्न्योरेज। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है, जो फेस वैल्यू है करेंसी का और कॉस्ट उसको प्रोड्यूस करने में जो लगा है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो करेंसी पे मान लीजिए 500 रुपए लिखा हुआ है और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आया 100 रुपए, तो 500 में से 100 रुपए हम घटा देंगे तो 400 रुपया जो हो गया वो सिग्न्योरेज हो गया। तो ये प्रॉफिट है बेसिकली विच इज अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम प्रिंटिंग मनी। नाउ चेक क्या होता है? तो सॉरी, चेक एक ऐसा पेपर है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये इतना अमाउंट आप पे कर दीजिए। डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, वो लीगल टेंडर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है, अभी हमने देखा, इनको रिफ्यूज किया जा सकता है, यानी चेक को रिफ्यूज किया जा सकता है। आपने देखा कि जैसे अगर हम 100 रुपए का नोट ले जाते हैं तो उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। नाउ सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यह आरबीआई का ऑनलाइन इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है। इसने मैंडेट किया एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, कि यह चेक प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम करेगा। इससे जो फिजिकल चेक का मूवमेंट होता था वो नहीं होगा और आरबीआई क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क में। उदाहरण है बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मोनेरो, डोजेकॉइन, बिटकॉइन कैश। बिटकॉइन को ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना इंडिया में अलाउड है, लेकिन करेंसी के रूप में यह ऑथराइज नहीं है। टैक्स है 30% फ्लैट गेन्स, मतलब 30% फ्लैट गेन्स के ऊपर जितना आप कमाते हैं उस पर 30% प्लस 1% का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस कट जाता है। और लेकिन अगर आपको नुकसान होता है तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वर्चुअल जो क्रिप्टो करेंसी है उसका दूसरा नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। दिनेश शर्मा कमेटी बनाई गई। इसने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन कर दिया जाए। इंडिया क्लासिफाई
नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को, मतलब कि ये इलीगल है, लेकिन इसे लीगल टेंडर नहीं मानता है, मतलब कि रिफ्यूज किया जा सकता है, राइट। नाउ नॉन फंजिबल यानी नॉन डिविजिबल टोकन, ये डिस्टिंक्ट क्रिप्टोग्राफिक एसेट है जिससे कि स्टैब्लिश या वेरीफाई होता है कि यह डिजिटल एसेट किसका है। इसको सब डिवाइड, नॉन फंजिबल है तो सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है या इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक का अपना यूनिक वैल्यू होता है, जैसे कि हाउस बोट या हाउस ओनरशिप है, बोट है या पेंटिंग है। नाउ सीबीडीसी या ई रूपी आपने सुना होगा। अच्छा, ई रूपी में भी दो तरह का रूपी है, आप यहाँ ध्यान देंगे, एक डबल ई है और एक डबल आई है, सॉरी डबल ई है और सिंगल आई है, तो इसके डिफरेंस को हम आगे समझेंगे भी। ओके, सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी। ये जो हमारा ऑफिशियल करेंसी है ना, उसी का डिजिटल फॉर्म है और इसको आरबीआई कंट्रोल करता है। यह बिल्कुल कैश की तरह है, बस डिजिटल फॉर्म में है। करंटली ट्रायल स्टेज में है। जब फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो यह फिएट मनी हो जाएगा और लीगल टेंडर इसको माना जाएगा, विच कांट बी डिनाइड। नाउ डबल ई वाला ई रूपी और ई रूपी में क्या अंतर है, तो पहले हम देख लेते हैं डबल ई ई रूपी। यह बेसिकली अभी हमने क्या देखा कि यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी एक्चुअल मनी है, आरबीआई इशू करता है। ये बेसिकली फोन में हमारे डिजिटल वॉलेट जैसा है। पी टू पी एंड पी टू एम ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। पी टू पी का मतलब है पीयर टू पीयर, जैसे आप अपने दोस्त को पैसा देते हैं। पी टू एम का मतलब है पीयर टू मर्चेंट, यानी आप किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं। नाउ लीगल टेंडर है, यस, जब फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, और इसका यूज जनरल पर्पस के लिए है, मतलब कोई खास पर्पस नहीं है कि सब्सिडी के लिए ही देना है। नाउ ई रूपी यानी आई वाला, यह एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। यह बेसिकली प्रीपेड एक डिजिटल वाउचर का काम करता है। एनपीसीआई ऑफ कोर्स हमने देख लिया। बेनिफिशियरीज जो होती हैं, शॉपिंग या अवेल कोई सर्विस को अवेल करना है, यह लीगल टेंडर नहीं है, इसको ध्यान देंगे, और किसी खास पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि सब्सिडी के लिए। नाउ डिजिटल पेमेंट देख लेते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किस लिए? रिटेल खुदरा जो पेमेंट होता है उसके लिए। किसका इनिशिएटिव है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है। 2007 का एक एक्ट है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में। नाउ अब इसके अंदर का जो क्लासिफिकेशन देखें, 2016 में यूपीआई आता है। फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंस्टेंटली यानी तुरंत रियल टाइम में पेमेंट होता है एनपीसीआई के द्वारा। पी टू पी हमने बताया, पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट। सिंगल मोबाइल ऐप 24/7 कभी भी रात में दिन में कर सकते हैं। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, सिंगापुर, ये हमारे यूपीआई को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। नाउ भीम अगर देखें तो यह यूपीआई पे आधारित है। ई पेमेंट्स डायरेक्टली बैंक्स की तरफ हो जाता है, इंटरऑपरेबल है, किसी भी यूपीआई से कर सकते हैं। एईपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है माइक्रो एटीएम पे, इसमें आधार और फिंगरप्रिंट या आपके आइरिस का स्कैन होता है। एनईटीएस का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक टोल है एट प्लाजा, जहां पे फास्टैग आपने देखा होगा एनएच वगैरह पे। एनएसीएच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये बहुत ही हाई वॉल्यूम का लेकिन लो वैल्यू का, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन वैल्यू कम है, डेबिट या क्रेडिट इंटर बैंक ट्रांजैक्शन से, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में एनपीसीआई के द्वारा। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 24/7 एक बैंक से दूसरे बैंक में मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर होता है, 1 लाख से 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन। बीबीपीएस का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर, गैस, डीटीएच का, ये सब बिल पेमेंट करते हैं। रूपे दो चीज से बना है, रूपी प्लस पेमेंट, रू मतलब रूपी, पे मतलब पेमेंट। तो हमारा ये इंडिजिनस इंडिया का पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड अदर देशों का है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? एडीएम या पॉइंट ऑफ सेल है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, डेबिट क्रेडिट प्रीपेड प्रीपेड कार्ड को सपोर्ट करता है। नाउ
दो टर्म आपने बैंकिंग में अक्सर सुनी होगी, आरटीजीएस एंड एनईएफटी। इनके बीच में डिफरेंस हम समझ लेते हैं। पहले तो फुल फॉर्म जानिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, और एनईएफटी का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों का आप देख रहे हैं कि आरबीआई ही है। अगर मिनिमम ट्रांसफर आरटीजीएस में देखें तो ज्यादा होता है, कम से कम 2 लाख रुपए आपको यहां से करना पड़ेगा। वहीं आप देखें तो एनईएफटी में 1 रुपए भी आप भेज सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो आरटीजीएस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, कई करोड़ आप भेज सकते हैं। लेकिन एनईएफटी में छोटा लिमिट है और ये बैंक तय करता है। अगर दोनों का पर्पस देखें तो आरटीजीएस में लार्ज वैल्यू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन एनईएफटी में स्मॉल रिटेल ट्रांजैक्शन है। अगर फी देखें तो आरटीजीएस में हायर फी है क्योंकि रियल टाइम पे प्रोसेसिंग कर रहा है, एनईएफटी में लोअर फी है। 24/7 काम करते हैं। अब देखिए एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है कुछ भी पैसा, लेकिन उसमें लिमिट लगाया है कि नहीं इतना से कम नहीं भेज सकते, और डोमेस्टिक ओनली काम करता है एनईएफटी। नाउ एटीएम से पैसा उठाते होंगे आप, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। एनपीसीआई का एनएफएस है, नेशनल फिनेंशियल स्विच, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम है भारत में, तो उस पे ये काम करता है। एटीएम का 3 प्रकार है। एक है बैंक एटीएम, जो बैंक ही इंस्टॉल करता है, उसका मालिक होता है और मैनेजमेंट का काम देखता है। दूसरा है ब्राउन लेवल एटीएम, जिसको बैंक ओन करता है, लेकिन जो उसका ऑपरेशन है किसी नॉन बैंकिंग फर्म को दे दिया जाता है। बैंक कैश को या जो बैकएंड सर्वर देखना है वो काम देखता है, और बैंक का लोगो भी लगा होता है। नाउ अगला है व्हाइट लेवल एटीएम। इसका जो ओनरशिप है या ऑपरेशन है ये किसी नॉन बैंकिंग फर्म के पास होता है। बैंक का लोगो इस पे नहीं होता है, बल्कि इस पे लोगो किसका होता है, उस फर्म का होता है जिसको ये जो फर्म इसको ओन करता है। नाउ यूपीएससी परहैप्स ये 2018 में ये सवाल पूछा भी था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसमें कोई डिस्काउंट जैसी कोई बात नहीं है, आप डिस्काउंट वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। यह वह फी है जो एक बिजनेस, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आप पे करते हैं किसी प्रोसेसिंग कंपनी को। जैसे मान लीजिए कि रेजर पे आपने नाम सुना होगा, हर एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए। और जो पैसा मान लीजिए कि रेजर पे या किसी ने बीच में जो प्रोसेसिंग कंपनी है उसने काटा, तो ऐसा नहीं है कि सब वो रख लेता है। अधिकतर पैसा जो इशुइंग बैंक होता है जिसमें खाता है वो ले लेता है, फिर एक्वायरिंग बैंक, कार्ड नेटवर्क, पेमेंट, मतलब कि पैसा बट जाता है कुल मिला के। अगर एमडीआर ज्यादा होगा यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, तो मर्चेंट्स को यह डिस्करेज करता है कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को बैठाए और डिजिटल इकोनॉमी को डिस्करेज करेगा। भाई अगर मुझे मान लीजिए पैसे अगर लेने हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मुझे पैसे मेरे कस्टमर ने जो है 100 रुपए दिए और मालूम चला कि उसमें से मेरे ज्यादा से ज्यादा पैसे ये लोग काट ले रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होगी, मैं नहीं चाहूंगा इनसे इंस्टॉल करवाना। नाउ मनी का डिमांड सप्लाई देख लेते हैं, पहले डिमांड फॉर मनी देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन डिमांड होता है करंट ट्रांजैक्शंस के लिए। एक स्पेकुलेटिव भी डिमांड होता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे देखते होंगे शेयर मार्केट में लोग स्पेकुलेट करते हैं कि इतना शायद हो जाएगा। बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट का अगर रिलेशन देखेंगे तो जब भी इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर गिरता है तो ध्यान देंगे कि बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। पीपल प्रेफर बॉन्ड्स, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी गिर जाता है। और जब रेट हाई रहता है तो लोग यह एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट जो है वो फॉल करेगा और प्राइस जो है वो बढ़ेगा। तो अब क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड खरीदते हैं और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जो है वो लो हो जाती है। एक और टर्म आपने सुना होगा, लिक्विडिटी ट्रैप। इसका सिंपल सा मतलब है कि जहां इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, पीपल जो है वो बॉन्ड्स खरीदने और कैश रखने में ऐसे सिचुएशन में इनडिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही लगभग जीरो रिटर्न दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में ना जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल लूज कर देता है। अगर सेंट्रल बैंक, नॉर्मली आप देखते होंगे कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत लिक्विडिटी को मार्केट में इंजेक्ट करता है, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है,
लेकिन जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन हो जाएगी तो ऐसा नहीं कर पाएगा, कांट स्टिमुलेट इकोनॉमी। नाउ एक और टर्म है वेलोसिटी ऑफ मनी। इसका मतलब है कि यह वह रेट है जिस पे मनी चेंज करता है हैंड्स को, मेरे हाथ से आपके हाथ में, आपके हाथ से किसी तीसरे का हाथ में पैसा जाता है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, v इज इक्वल टू पी इंटू वाई बाई एम, या इसी को आप मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे, m और v एक तरफ कर देंगे तो p इंटू वाई आ जाएगा। m क्या है? मनी सप्लाई है, p प्राइस लेवल है, y गुड्स और सर्विस का मतलब एग्रीगेट आउटपुट है कितना हुआ, और v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ मनी सप्लाई हम देख लेते हैं। एम जीरो जो है वो रिजर्व मनी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आता है करेंसी जो सर्कुलेशन में है, बैंकर्स का डिपॉजिट आरबीआई के साथ या अदर डिपॉजिट आरबीआई के साथ। इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, लिक्विडिटी इसका हाईएस्ट है और इसको हम बेसिस मानते हैं ऑल अदर मेजर्स के लिए। M1 में जो करेंसी पब्लिक के साथ है प्लस डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, और लिक्विडिटी हाई है, इसका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एनालिसिस में यूज होता है। M2 में M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आता है, या मॉडरेट लिक्विडिटी है, ब्रॉडर लिक्विडिटी है इंक्लूडिंग पोस्ट सेविंग साइज में। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ देखा सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यहाँ देखा टाइम डिपॉजिट्स, और मॉडरेट टू लो लिक्विडिटी है। M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग एनएससी, यहाँ क्या देखा हमने कि सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में केवल सेविंग डिपॉजिट था M2 में, लेकिन M4 में हम देख रहे हैं कि टोटल पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट, बस हम इसमें एनएससी को नहीं शामिल करेंगे। एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है और यह फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट स्कीम है। इंडिया पोस्ट इसको ऑफर करता है। इसमें आपका पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल कम रहता है, ऑलमोस्ट न के बराबर है। अब जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट ही बैक करेगी तो कैसे डूबेगा। वर्तमान में देखेंगे तो अराउंड 7.7% आपको ब्याज इस पे मिल जाएगा, और कम से कम आपको 1,000 रुपये से शुरू करना पड़ेगा, और इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी आप कमाते हैं ना उसमें टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक का आपको एनुअली टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स का है उसके अंतर्गत। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगला देख लेते हैं। 1935 में स्टैब्लिश होता है भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में। काम है, मान लीजिए करेंसी को इशू करना है, मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, अदर बैंक्स के लिए भी ये बैंक का काम करता है, सरकार के लिए बैंक का काम करता है। कौन कौन से कानून बने हैं जो इसको एडमिनिस्टर करते हैं? आरबीआई एक्ट 1934 बना, पब्लिक डेट एक्ट 1944 10 साल बाद बना, हालांकि बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 एंड रेगुलेशंस 2007 के द्वारा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना, फेमा बना, कल हमने फेमा और फेरा देखा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज के लिए 99 में, और सरफाइसी मिला कि कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा 2002 में, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज 2005 में। नाउ इनकम का सोर्स क्या है आरबीआई के पास? गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, उसको खरीदता है, उसको बेचता है, फॉरेन करेंसी को खरीदता है, बेचता है, प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना करेंसी नोट्स को। नाउ आपको एक टर्म हो सकता है समझ में नहीं आया होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो पहली चीज समझिए कि बॉन्ड्स जो है ये डेटेड सिक्योरिटीज है। अब अगेन समझ में नहीं आया कि डेटेड सिक्योरिटीज क्या है। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। ये जो बाहर वाली सर्कल दिख रही है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और जो भीतर वाली सर्कल है उसको हम कहते हैं बॉन्ड्स, यानी डेटेड सिक्योरिटीज। इसका मतलब है कि कुछ क्या नॉन डेटेड भी सिक्योरिटीज होती हैं। डेटेड सिक्योरिटीज यानी वैसे सिक्योरिटीज, वैसे पेपर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो ये बॉन्ड्स उसी को हम बॉन्ड्स कहते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स है 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, तो ये चीज होती है। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर डेफिनेशन आप देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट। इसको जारी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है। क्यों जारी करता है? मार्केट से उसको पैसा उठाना है। नाउ मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? आरबीआई मेंटेन करता है, 200 करोड़ का है, 115 करोड़ गोल्ड या गोल्ड बुलियन में रखना है, और 85 करोड़ फॉरेन करेंसी में रखना है। रेस्ट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है बैक करती है। नाउ
मेन काम पे आ जाते हैं, आरबीआई करता क्या है। पहली चीज, इस करेंसी को निकालता है। आप जानते हैं आरबीआई पैसा प्रिंट करता है। तो हमने शुरू में ही देखा था कि सभी जो नोट्स होते हैं उसको करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को आरबीआई नहीं जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। मैनेज भी करता है जितनी भी करेंसी है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है यानी प्राइस वगैरह, मान लीजिए महंगाई है, तो उसको कंट्रोल करना कैसे करता है, तो आगे हम देखेंगे भी। जैसे कि बैंक रेट होता है इसका, या रिजर्व रेशियो है, जैसे एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है, सरकार को पैसा चाहिए तो उसको पैसा दे देता है। एजेंट का भी काम करता है, सरकार का जो घाटा, मान लीजिए डेट है, अगर कोई ऋण है उसको मैनेज भी करता है। बैंक्स के लिए भी बैंकर का काम कर सकता है। बैंक्स जो है, अब बैंकर का काम क्या है कि हमारे डिपॉजिट्स को रख ले, कोई भी बैंक है तो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अपना जो पैसा है इसमें रख देते हैं। फंड्स भी देता है, अगर उनको दिक्कत हो गई, कोई बैंक दिवालिया होने वाला है, या अगर उनको सहायता की जरूरत है तो उसमें सलाह भी देता है। रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंक्स को एसएलआर और सीआरआर के माध्यम से, कैसे ब्रांच को एक्सपेंशन करना है, मर्जर होगा, वाइंड अप करेंगे आप, यानी मतलब एक तरीके से समापन करेंगे इसका। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी लोन की जरूरत पड़ गई किसी बैंक को, इंस्टीट्यूशन को, कॉलेप्स की स्थिति में आ गया है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तो लेंडर। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स है, जितनी फॉरेन रिजर्व्स है, जैसे इंडिया में अच्छा खासा भी फॉरेन रिजर्व्स है, तो उसको मैनेज करता है और सेफ गार्ड करता है। नाउ आरबीआई गवर्नर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इनका अपॉइंटमेंट करता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। याद रखेंगे ये कमेटी। इस कमेटी की जो हेड होते हैं वो होते हैं भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस के लिए सबसे ऊंचा पद होता है। 3 साल आप देखते होंगे कि इनका टर्म होता है, और यह आरबीआई एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 4 में है। क्या दोबारा उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया जा सकता है? जी हाँ, बनाया जा सकता है। क्या कोई क्वालिफिकेशन लिखा गया? नहीं, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लिखा गया है आरबीआई एक्ट 1934 में। हटाया कैसे जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देगी, मोदी जी चाहेंगे हट जाएंगे। नाउ सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट का अगर आप देखेंगे तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो कोई डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई को, जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, आरबीआई गवर्नर से मिलकर। ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे हर साल आरबीआई निकालता है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, और हर मतलब 6 महीने पे निकालता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और बाई मंथली भी निकालता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। ध्यान देंगे, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट था, वर्ड पे ध्यान देंगे। जो हाफ ईयरली था मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट था, और ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, राइट। ओके, क्वार्टरली भी निकालता है, जैसे इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और कुछ अदर रिपोर्ट्स है जैसे रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। और इनको तो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि ये एग्जामिन, तो ये इसको तो आप एकदम समझिए कि वी वी आई में नोट कर लें, ठीक है। नाउ कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन आरबीआई देखें तो उषा थोराट कमेटी 2004 में आई। आरबीआई ने कहा कि 18% जो टोटल एसेट्स का है उसको रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। मालेगाम कमेटी बनी, वैसे तो मालेगाम कमेटी कई अलग अलग चीजों पे बनी है। इसने कहा कि जो भी आरबीआई के पास सरप्लस पैसा बचता है, जो फायदे के रूप में बचता है, तो उसको गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर कर दे। अगर सवाल आए तो मालेगाम कमेटी कोऑपरेटिव बैंकिंग से भी संबंधित था, और मालेगाम कमेटी माइक्रो फाइनेंस से भी संबंधित था। बीमल जालान कमेटी 2019 में आई। इसने भी बात कही कि जो भी अगर सरप्लस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और उसमें देखना होगा कि टोटल रियलाइज्ड इक्विटी, अब बहुत अंदर नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लीजिए कि रियलाइज्ड इक्विटी यानी कि जो हर चीज छांट के फायदा कितना हुआ, तो उसके बेसिस पे करना है। अब अदर बैंक्स को हम देख लेते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न करता है। इनको डिवाइड किया गया है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में। अब आरबीआई की जो सेकंड शेड्यूल में है वो शेड्यूल्ड हो गया, और जो उसमें नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड हो गया। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स यहाँ देखिए सेकंड शेड्यूल में है, 1934 आरबीआई का एक्ट है, और इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 5 लाख रुपए का है, और डिपोजिटर्स की वेलफेयर जो है इनके लिए प्रायोरिटी है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेशनलाइज्ड बैंक जो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडियन प्राइवेट बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर के हैं और इंडियन है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। प्राइवेट में कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं जो विदेशी बैंक है लेकिन भारत में ऑपरेट करते हैं, जैसे एचएसबीसी, हांगकांग संघाई, एचएस का फुल फॉर्म है यहाँ पे, और स्टैंडर्ड चार्टर। अगर दोनों का हेडक्वार्टर देखेंगे ना तो इस समय लंदन में ही है। रीजनल रूरल बैंक से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट देते हैं। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% स्पॉन्सर बैंक और 15% स्टेट बैंक का है। नाउ हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का उदाहरण है कैपिटल, उज्जीवन, उत्कर्ष। और इसका एग्जांपल है पेमेंट बैंक का एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट, जियो, एनएसटीएल। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये माइक्रो फाइनेंस प्लस 10 इयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी है। पेमेंट बैंक्स के लिए रेसिडेंट इंडियंस, एनबीएफसीज, मोबाइल कंपनीज। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देता है लेकिन 75% प्रायोरिटी सेक्टर में देना होगा। 50% जो प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होगा वो 25 लाख से कम का होगा। पेमेंट बैंक आपको कोई लोन नहीं देता है। ना स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिपॉजिट्स हैं और इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेमेंट बैंक्स में ओनली डिमांड डिपॉजिट्स अलाउड है और मैक्सिमम 2 लाख प्रति कस्टमर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में 25% मैंडेटरी है कि वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां बैंक का कोई शाखा नहीं है वहां खोलना है, जबकि पेमेंट बैंक्स में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। 25% एक्सेस पॉइंट रूरल एरियाज में। नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, पेमेंट बैंक आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 के तहत गवर्न होते हैं। 4 टीयर्स हैं इसमें, जैसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फंड करते हैं, जो पैक्स होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे। तीसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन या सेमी अर्बन लेवल पे नॉन एग्रीकल्चर के लिए। और चौथा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये फार्मर्स क्रेडिट देते हैं फॉर डेवलपमेंट। नाउ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया गया बाय बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। कुछ डेवलपमेंट बैंक्स को देख लेते हैं, जैसे नाबार्ड, फुल्ली जो है भारत सरकार इसको इसका मालिक है और ये रीफाइनेंस का काम करते हैं। ध्यान देंगे कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, रूरल बैंक्स को एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे जो काम कर रहे हैं। सिडबी यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका ओनरशिप है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है इसका, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट। नेशनल हाउसिंग बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है, हाउस के लिए लोन देता है। मुद्रा बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है, माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उनके लिए। नैब एफआईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है। ना फॉरेन बैंक्स को देख लेते हैं। अब देखिए होली ओन्ड सब्सिडियरी मॉडल, जिसपे कि मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ का है, एटलीस्ट 50% बोर्ड जो है वो इंडियन होने चाहिए। रेगुलेटर है आरबीआई फॉर कॉमर्शियल बैंक्स तथा आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर किसी सिंगल स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक्स है तब आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट भी है। नाउ अब हम थोड़ा सा एनआरआई बैंकिंग डिपॉजिट्स और डीआईसी जीसी देख लेते हैं। एनआरआई बैंकिंग देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 3 तरह का आपको अकाउंट देखने को मिलेगा। एफसीएनआर जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, एनआरई मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। नॉस्ट्रो का एक मतलब याद रखिएगा आवर्स और वोस्ट्रो का मतलब याद रखिएगा योर्स। ठीक है, अब इन तीनों अकाउंट का हम आपको मतलब समझा देते हैं। ये एनआरई अकाउंट है, इस पे पेन नहीं चलेगा क्या? ओके, ये एफसीएनआर है और ये एनआरओ है। अगर हम एनआरई की बात करते हैं तो इसमें सोर्स ऑफ जो फंडिंग है वो विदेश से है। इंडियन रुपी में ये रखा जाता है। सेविंग करंट एफडी अकाउंट टाइप है। इंटरेस्ट जो ये कमाता है तो वो 100% टैक्स फ्री है, यानी इंटरेस्ट नहीं लगता है। करेंसी रिस्क है क्योंकि इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाता है और फ्रीली अलाउड है अगर आप विदेश में पैसा भेजना चाहते हैं तो। एफसीएनआर अकाउंट ये भी अर्नड अब्रोड है, करेंसी को फॉरेन करेंसी में यहाँ रखा जाता है। जैसे एनआरई में हमने देखा इंडियन रुपी में, यहाँ फॉरेन में।
ये पूरी तरीके से फिक्स डिपॉजिट है, यहां भी कोई पैसा नहीं लगता है इंटरेस्ट पे। करेंसी रिस्क इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी में जब इंडियन रुपी में चेंज करते तब करेंसी रिस्क रहता, और फ्रीली आप अनलिमिटेड अमाउंट भेज सकते हैं अब्रोड। नाउ तीसरा है एनआरओ। सोर्स है कि इंडिया में कमाया गया है या अब्रोड में, इंडियन रुपी में रखा जाता है, सेविंग करंट या एफडी अकाउंट टाइप हो सकता है, इंटरेस्ट को टैक्स किया जाता है इंडिया में, करेंसी रिस्क है क्योंकि इंडियन रुपी में रखा जाता है, और अगर विदेश पैसा भेजना चाहते हैं तो $1 मिलियन का प्रति साल कैपिंग है। ठीक है। नाउ इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और स्विफ्ट, ये टर्म पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा आपको समझने के लिए ये लिया गया है कि नॉस्ट्रो का मतलब है कि हमारा अकाउंट आपके पास है, आवर अकाउंट विथ यू इज नॉस्ट्रो, और वोस्ट्रो का मतलब है योर अकाउंट विथ अस। जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक $US अकाउंट खोलता है सिटी बैंक जो न्यूयॉर्क में है, तो यह नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने में लिखेगा कि ये मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट है, उसी अकाउंट को सिटी बैंक लिखेगा कि ये मेरा वॉस्ट्रो अकाउंट। अकाउंट सेम ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक न्यूयॉर्क में खोला, तो स्टेट बैंक कह रहा है, जैसे हमने यहां शुरू में क्या कहा, आवर्स या नॉस्ट्रो ये हमारा है, और उनके लिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट है। तो अब देखिए, नॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है इन फॉरेन करेंसी फॉर इजी फॉरेक्स क्लियरिंग। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है वहां अमेरिका में न्यूयॉर्क में, और आप पैसा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ इंडियन रुपी में ले जाकर के किसी इंडियन बैंक में जमा कर दिए, स्टेट बैंक में। अब आपको लगता है कि उस दोस्त को पैसा देना है, तो आप डायरेक्टली कैसे उसको डॉलर दे देंगे? आप इंडिया में गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जो खाता है वहां पे हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट है, तो हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट से एक स्विफ्ट मैसेज जाएगा। जैसे आप देखिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। कई लोगों को लगता है कि स्विफ्ट का मतलब है कि इसमें पैसा का ट्रांजैक्शन होता है। जी नहीं, स्विफ्ट में पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यह बेसिकली साधारण भाषा में समझे तो ये एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह है जो इनक्रिप्टेड है। एक बैंक क्या करेगा, यहां से एसबीआई बोल देगा कि सुनिए, हमें क्या कीजिए, हमारे एक फलाने क्लाइंट हैं, सिटी बैंक को बोल देगा, उनको ये पैसा दे दीजिए। तो स्विफ्ट बस इतना ही काम करता है कि सेंड या रिसीव करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मनी ट्रांसफर के लिए, मनी ट्रांजैक्शंस के लिए। यह बिल्कुल इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप की तरह है। आपको अगर पूरी चीजों को मैं समराइज करूं तो आरबी जो एसबीआई यहां पे है, वो अपने स्विफ्ट मैसेज के थ्रू सिटी बैंक न्यूयॉर्क को बोलेगा कि इतना पैसा, इतना डॉलर उनको दे दीजिए, हम यहां से अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में डाल रहे हैं। सिटी बैंक को कहेगा कि मेरे वॉस्ट्रो अकाउंट में, बस नोमेनक्लेचर का फर्क है, उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट है, इसके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है। नाउ डीआईसीजीसी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 1961 के एक्ट के तहत बना। आरबीआई का होली ऑन्ड, फुल्ली जो ऑन्ड सब्सिडियरी है। कवरेज है 5 लाख रुपए प्रति डिपॉजिटर पर बैंक तक। इसमें फिक्स, इसमें सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट सभी है। यदि कई सारे अकाउंट्स एक ही बैंक में है तो टोटल जो इंटाइटलमेंट होगा वो 5 लाख ही होगा। प्रीमियम पेड बाय, किसके द्वारा प्रीमियम दिया जाता है? बैंक के द्वारा। डिपॉजिटर इसमें प्रीमियम नहीं देता है। मैंडेटरी किसके लिए है? सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, या वैसे फॉरेन बैंक्स जिनका इंडिया में ब्रांचेज है, तथा कोऑपरेटिव बैंक्स। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स हैं फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स आउटसाइड इंडिया, स्टेट लेवल, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। डिपॉजिट्स स्पेसिफिकली जो आरबीआई ने एक्सक्लूड किया हो, तो इनको इसमें मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के हम टूल्स देख लेते हैं। सीआरआर फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है, कल भी हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे 4% है अभी, तो आरबीआई कह देता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को कि आप हमको इतना 4% अपना जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, अब फिर से नहीं समझाऊंगा, कल की वीडियो में हमने समझा दिया है, आप उसको देख लीजिए। तो एनडीटीएल का 4% जो है हमारे पास आप रख दीजिए, और हम आपको कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं देंगे।
SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं, यानी लिक्विड एसेट में, और ये 18% है। रेपो रेट अब आप देखेंगे तो रेपो रेट क्या है? वह रेट है जिसपे आरबीआई किसी अदर जो बैंक्स होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, तो उनको पैसा देता है और उस पे शॉर्ट टर्म के लिए देता है, और वो उसके बदले में क्या जमा करते हैं? सिक्योरिटी जमा करते हैं, और वो ब्याज लेता है। मतलब आरबीआई ने उधार दिया, बस ये समझिए। और रिवर्स रेपो रेट में क्या है? आरबीआई ने उधार लिया। तो जब आरबीआई उधार देता है तो रेट थोड़ा ज्यादा रखता है, लेकिन जब आरबीआई उधार लेता है, खुद उसको काम होता है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम देता है। मतलब जब आरबीआई बोरो करता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई को बोरो करने की क्या जरूरत है? जब आरबीआई देखता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है, बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, तो वैसी सिचुएशन में वो सक करना चाहता है उस पैसे को। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि लोगों के पास, हर आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सामान का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा मार्केट में। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 किलो आलू खरीदना है तो मालूम चल रहा है कि 5,000 रुपए किलो आलू मिलना शुरू हो गया। तो मतलब आप देखिए कि इफिशियंसी भी तो नहीं रहेगी, इतना इतना पैसा कैरी करके जा रहे हैं और 1 किलो आलू आ रहा है। तो वो सिचुएशन फिर हमारे पास बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जिनमें हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वो हो जाएगा। नाउ बैंक रेट क्या होता है? वैसा रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करता है विदाउट कोलेट्रल। देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे हमने रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए देखा, इसमें कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो। रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करना था, यहाँ कोई तो जाहिर सी बात है, जब इतना पे देगा तो आपसे पैसा भी थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगा। नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक जो है वो बोरो करते हैं ओवरनाइट पीरियड के लिए आरबीआई से, अप टू 1% ऑफ एनडीटीएल एट एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट आप देखेंगे ना, तो वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब रेपो रेट से आप देखेंगे तो ज्यादा है। मान लीजिए उनका उतना से काम नहीं चल रहा है, उनको और पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई ने ऐसा प्रोविजन किया, ठीक है, आपका जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो उससे 1% हम और ज्यादा कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ करता है। इसमें क्या करता है आरबीआई? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको मतलब बाई करता है, खरीदता है और सेल करता है। अब डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि उसको मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है या उसको मार्केट में लिक्विडिटी घटानी है। अगेन ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी मेजर है, किस लिए? कि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है ना हो। जब देखेगा कि पैसा ज्यादा हो गया तो शक कर लेगा, और जब देखेगा कि पैसा कम हो रहा है तो जो है पैसा और बढ़ा देगा। ना मनी मल्टीप्लायर और मनी क्रिएशन क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर यानी हाउ मेनी टाइम्स जो इनिशियल डिपॉजिट है वो एक्सपांड करता है, उसी को हम मनी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई वो फॉर्म करता है। एम जो है मनी सप्लाई या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हायर मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? कि बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, क्रेडिट जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, और लोगों का जो बैंकिंग हैबिट है वो बढ़ रहा है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है? फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? फ्रैक्शन यानी कुछ पैसा बैंक अपने पास रिजर्व में रख ले रहा है और बाकी का पैसा जो है दूसरे लोगों को दे दे रहा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी सीडीआर, इसका मतलब है जो करेंसी सर्कुलेशन में है डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब कि सॉरी, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जो करेंसी सर्कुलेट हो रहा है जितना, और हमारा कितना डिमांड डिपॉजिट है, उसी को जब डिवाइड करेंगे तो हमें सीडीआर मिलेगा। वही अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को देखेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि रिजर्व्स चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या आरबीआई के पास डिपॉजिट हो, टोटल डिपॉजिट स्पेस को देखते हैं। रिजर्व कंपोनेंट में देखेंगे वॉल्ट कैश जो बैंक के पास पड़ा है, या डिपॉजिट्स जो बैंक अपने पास रखा है या आरबीआई को जमा किया है, तो टोटल रिजर्व हो जाता है। नाउ एनबीएफसी, बैसल नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और एनपीए को देखेंगे। एनबीएफसी 2013 के एक्ट, कंपनी एक्ट में रेगुलेट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट ये नहीं लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और तुरंत कहेंगे कि पैसा दे दो तो ये पैसा दे देंगे। क्रेडिट क्रिएट नहीं करते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं है, और कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं होता है वाया डीआईसीजीसी। जबकि ये जितने काम हमने आपको अभी बताया कि ये नहीं होता है, ये सारा काम बैंक करते हैं, तभी हम इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो एसेट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कोर इन्वेस्टमेंट, डिपेंड करता है कि इनका काम क्या है, उसी के अनुसार क्लासिफिकेशन है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन देखे तो 4 तरह का है। जिसे टायर 1 में बेस लेवल पे है तो एनबीएफसी बीएल, बीएल मतलब बेस लेयर। टाइप टीयर 2 में मिडिल लेयर है, टीयर 3 में अपर लेयर है, और टीयर 4 में टॉप लेयर है। नाउ एसआई एनबीएफसी यानी सिस्टमैटिकल, एसआई का मतलब है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, इनका जो एसेट साइज है वो 500 करोड़ से ज्यादा होगा,
और इनका जो CAR मेंटेन करना होगा वो 15% से ज्यादा करना होगा, और इनके लिए काफी स्ट्रिंजेंट लिक्विडिटी या डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं। कल आपको हमने CAR का कॉन्सेप्ट समझा दिया था। नवनिधि कंपनी क्या होता है, ये भी NBFC में आते हैं। कंपनी एक्ट 1956 में इसको जो है रजिस्टर किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करता है, और ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और पैसा लोन पे देते भी हैं, लेकिन किसको देंगे, अपने ही मेंबर्स को ये लोन पे पैसा केवल देंगे। नाउ चिट फंड्स कंकरेंट लिस्ट में है, और चिट फंड एक्ट 1982 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें रूल्स फ्रेम करता है, RBI इसको रेगुलेट नहीं करता है, और सेबी एक्ट भी चिट फंड्स को एक्सक्लूड करता है। नाउ बैसल नॉर्म्स, स्विट्जरलैंड का आपने नाम सुना होगा, वहीं बैसल है। तो बैसल नॉर्म्स बेसिकली बैंक सुपरविजन पे है, ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड को रेगुलेट करता है, और इंडिया अभी करंटली बैसल 3 नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कल हम समझ भी गए थे, बैंक का कैपिटल डिवाइडेड बाय बैंक्स वेटेड एसेट इनटू 100। मिनिमम देखा जाए तो 10.5% बैसल 3 का है। टायर 1 कैपिटल प्राइमरी फंडिंग है, टायर 2 कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये क्या है, तो बैंक को एक एडिक्वेट लिक्विडिटी रखना पड़ता है ताकि 30 डेज का फाइनेंशियल स्ट्रेस को सरवाइव करे, तो उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। नाउ PSL क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब बैंक ऐसा तो नहीं है ना कि केवल पूंजीपतियों को पैसा देने लगे, मालूम चले कि जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, जो स्मॉल सेक्टर के इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो लोग तो फिर रह जाएंगे। इसलिए चूंकि बैंक का कोर फंक्शंस भी तो है कि वेलफेयर भी तो बैंक के एक फंक्शन में आता है, केवल प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। तो 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर हमारी लेंडिंग है, और टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में 40% है, जिसमें एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो 18 है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद इन एग्रीकल्चर 10% है, वीकर सेक्शन को 12% है, या 10% ऑफ PSL जो भी हायर होगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस 7.5% है। RRB और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में तो ये 75% रखा गया है। ये पूछा जा सकता है कौन कौन से एरियाज हैं, तो एग्रीकल्चर, MSME जो PSL में आते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं यानी नहीं बात मानते हैं तो क्या होगा, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा वो RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड में जमा करा दिया जाएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड SIDBI, मुद्रा फंड या NHB। नाउ PSLC क्या है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक सर्टिफिकेट होता है। तो मान लीजिए बैंक्स एक्सीडिंग द PSL टारगेट्स, मान लीजिए PSL टारगेट को उसने पूरा कर दिया और उसके बाद भी पैसा, तो वो क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट को वो बेच सकता है सरप्लस उस बैंक को जो पूरा नहीं किया है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो PSL ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि आपने कार्बन ट्रेडिंग का भी नाम सुना होगा, तो उसमें भी इस तरीके का प्रोविजन है। NPA क्या है, आप सुनते होंगे कि बैंक का इतना % NPA बढ़ गया, हालांकि अब तो स्थिति काफी नॉर्मल है। 2018 का टाइम था जब पीक पे पहुंच गया था, NPA की स्थिति बहुत खराब थी। मतलब बैंक मान लीजिए किसी को पैसा दिया, लोन दिया बैंक, तो प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट बैंक सैंक्शन करता है और इंटरेस्ट जो उस पर ब्याज जोड़ता है, तो अगर इसमें से दोनों में से कोई 90 दिन से ज्यादा तक पेंडिंग रह गया, तो हम उसको कहते हैं कि वो NPA चला गया, वो जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। एग्रीकल्चर लोन पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है तो उसमें 2 क्रॉपिंग सीजन लेते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप है तो अगर एक क्रॉपिंग सीजन से ज्यादा हो गया तब हम उसको कहेंगे कि ये NPA हो गया। अब इसमें भी देखिए SMA 1 यानी स्पेशल, पहले तो SMA 0 देखिए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, कि अगर पैसा 0 से 30 दिन तक अभी है तो हम कहते हैं कि शुरुआत हो गया है, स्ट्रेस आने लगा है। SMA 1 में जब पैसा 31 से 60 दिन तक वो ब्याज नहीं चुका रहा है। SMA 2 61 से 90 दिनों तक अगर ब्याज नहीं चुका रहा है। उसके बाद देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट हम कहते हैं जब NPA 12 महीनों से कम का होता है, और डाउटफुल कहते हैं जब सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाए 12 महीनों से ज्यादा, और लॉस कह देंगे जब मान लिया जाएगा कि अब ये पैसा नहीं मिल पाएगा, वो व्यक्ति नहीं देगा, तो उसको हम कहते हैं लॉस एसेट, लेकिन नॉट फुल्ली रिटन ऑफ। स्टैंडर्ड अकाउंट किसको कहते हैं, जिसमें टाइमली पेमेंट हो जाता है, कोई NPA नहीं होता है।
रिटर्न ऑफ लोन किसको कहते हैं? अब इसको हमने लॉस, बैंक ने लॉस मान लिया है और उसको अपने बैलेंस शीट से हटा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक रिकवरी का प्रयास करेगा नहीं, बैंक तब भी चाहता है कि कुछ पैसा रिकवर हो जाए। स्ट्रेस्ड एसेट किसको कहते हैं? तो जो एनपीए को जोड़ दीजिए, रिटर्न ऑफ, जो बैंक रिटर्न ऑफ कर दिया लोन को और रीस्ट्रक्चर किया अगर लोन को, इन सब का यानी सबका सम जो है वो स्ट्रेस्ड एसेट है। मतलब जो स्टैंडर्ड अकाउंट में नहीं आएगा, जो सही स्थिति में नहीं है, वो सब स्ट्रेस्ड एसेट में आएगा। यहां पे थोड़ा सा इस फिगर पे आप नजर डालिए। पैरामीटर है और 2025-26 का डेटा है। दो एनपीए होता है, एक होता है ग्रॉस एनपीए और एक होता है नेट एनपीए। तो पहले तो इसको समझना होगा आपको। ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या है कि टोटल एनपीए, आप इस तरीके से समझिए। और नेट एनपीए हम कैसे निकालेंगे? टोटल एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए में से हम पीसीआर घटा देंगे। अब लगेगा पीसीआर क्या है? पीसीआर का मतलब है प्रोविजन कवरेज रेशियो। इसका मतलब है कि सेव्ड, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, इसका मतलब है कि सेव्ड प्रॉफिट्स, वो अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो है 93% है। अब मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके आपका कोई दोस्त है, आपसे 2,000 रुपए लिया और 2,000 करते करते 5 दोस्तों को आपने 10,000 दिया, लेकिन कोई एक दोस्त है जो 2,000 रुपए लौटा नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं कि समझने के लिए समझिए कि 2,000 रुपए आपका एनपीए हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में आपके पास अदर जगह से आपने प्रॉफिट जो है कहीं से कमाया, अदर दोस्तों से प्रॉफिट कमाया और आप उसको जो है 1,500 रुपए आपने और पूरा कर लिया। तो वो 1,500 रुपए आपके प्रोविजन कवरेज रेशियो में आ गया। इन टोटल जो आपका जब, मतलब जब ओवरऑल यानी नेट एनपीए निकालेंगे, एनएनपीए, तो आपका 500 रुपए हो जाएगा। आप समझ गए? मतलब 2,000 ग्रॉस एनपीए में हम दिखाएंगे 2,000 कि 2,000 आपका गया, लेकिन हम नेट एनपीए में दिखाएंगे कि आपने चूंकि प्रोविजन कवरेज रेशियो से आपने बचा करके 1,500 रुपए का जुगाड़ कर लिया, तो आपका टोटल लॉस जो है 500 का ही है, तो नेट एनपीए में वो दिखाएंगे। अब देखिए ग्रॉस एनपीए अभी 2 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट, अरे मिटो यार, ग्रॉस एनपीए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए 2.1% है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 1.93% है। नेट एनपीए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए 0.47% है और पीएसबीज के लिए 0.39% है। तो डेटा आप देख सकते हैं कितना कम हो गया। एक टाइम था 9%, 10%, 12% पहुंच गया था। तो जैसे आरबीआई का यही 29th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ही देख लीजिए 2024 में, तो इसने बताया कि इंडिया का जो एनपीए रेशियो है वो 2.8 आ गया था। नेट एनपीए रेशियो सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए 0.6 हो गया था। तो पीएसबीज जो है ना, वो ओवर 80% ऑफ द टोटल एनपीए का कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य भी होता है सभी को देख करके चलना है। और बिगेस्ट जो एनपीए का मतलब सेक्टर है, सबसे ज्यादा पावर, टेलीकॉम और स्टील। ट्विन बैलेंस शीट, टीबीएस प्रॉब्लम आप सुनते होंगे, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स एनपीए से गुजर रहे हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर अपने ओवर लेवरेज स्थिति के कारण गुजर रहे हैं, तो इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। फोर बैलेंस शीट भी चैलेंज है। जैसे इसमें चार कौन कौन से हैं? बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि नोएडा, गुड़गांव में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उस सेक्टर को। नाउ एनपीए रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है कि एनपीए को कैसे डील किया जाए? तो सरफासी एक्ट 2002 बना कि बैंक्स अपनी ड्यूज को रिकवर कर सकते हैं कोर्ट में बिना गए हुए। आईबीसी बना 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी यानी अब वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है और बैंक्रप्सी यानी अब उसको दिवालियापन मतलब उसका घोषित कर दिया गया। यह आया टीके विश्वनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ट्रिगर है कि मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ का, टाइमलाइन इसमें 180 दिन का दिया गया, जिसे 90 दिन और बढ़ाकर 270 दिन। इसमें विलफुल डिफॉल्टर्स को शामिल नहीं किया। विलफुल यानी जो अपने मन से, मतलब जानबूझ के पैसा नहीं देना चाह रहा है, भाग गया। इसमें की पिलर्स हैं एनसीएलटी जो एडजुडिकेटिंग बॉडी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है और रेगुलेटरी बॉडी है इसमें आईबीबीआई। फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ एनएआरसीएल भी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बैड बैंक का आपने नाम सुना होगा। बैड बैंक क्या होते हैं? ऐसा नहीं कि एक खराब बैंक है। ये क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स है, मान लीजिए पीएसबी का, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं डिस्काउंटेड रेट पे। जैसे अगर 60,000, 1 लाख रुपए बैंक को लेना है किसी से, तो वो कहते हैं 60,000 रुपए में हमें बेच दो, हम अपना वसूली कर लेंगे। गांव में भी ऐसा बहुत लोग करते हैं
कि अगर किसी का कोई पैसा नहीं दे रहा, शरीफ आदमी है, उसने पैसा दे दिया किसी को और वो नहीं लौटा रहा है, तो किसी ऐसे आदमी से पैसा बेच देता है जो बहुत ही मतलब मुंहजोर टाइप का आदमी है, जो उससे जा करके कॉलर पकड़ के पैसा ले लेगा। तो उसी तरीके का थोड़ा बहुत समझ सकते हैं समझने के लिए। ज्वाइंट वेंचर है पीएसबीज का और गवर्नमेंट का। कैपिटलाइज किया जाता है पीएसबी इक्विटी गवर्नमेंट या एनआईआईएफ के द्वारा। गवर्नमेंट गारंटी करती है, गवर्नमेंट गारंटी कवर्स द लॉस पोर्शन। नाउ आईडीआरसीएल, इसका मतलब है इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। यह ऑपरेशनल आर्म है एनएआरसीएल का। डे टू डे मैनेजमेंट को यह डील करता है, रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रेस्ड एसेट को डील करता है। उसके बाद है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये सवाल आता है पीसीए। किसी बैंक को अगर पीसीए में रखा जाता है ना तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब ये है कि बैंक पे बहुत सारा कंट्रोल लगाया जाएगा कि ब्रांच मत एक्सपैंड करो, तुम इतना पेमेंट करो। मतलब अगर बैंक कुछ कुछ क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, जैसे कैपिटल रेशियो, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसको क्या कहते हैं, पीसीए में रख दिया जाता है। नाउ एक्यूआर यानी एसेट का क्वालिटी को रिव्यू किया जाता है, आरबीआई इसको करता है। एसडीआर यानी स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब लेंडर्स को ये अलाउ करता है कि अपने डेट को इक्विटी में बदल ले। जैसे मान लीजिए आपका पैसा किसी कंपनी ने बैंक का लिया और बैंक वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उनकी कंपनी में उसका कुछ हिस्सा हो जाएगा। कैमल फ्रेमवर्क, कैमल आपको यहाँ ऊंट नहीं याद आना चाहिए, कैमल का फुल फॉर्म है। ये भी एक बैंक ऐसे आ सकता है कि कैमल फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, तो ये बैंकिंग सिस्टम से है। तो इसमें सी का मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी, ए एसेट क्वालिटी, एम मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ई अर्निंग क्वालिटी और एल लिक्विडिटी। ये टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसको बार बार हमने, अब आपको लिक्विडिटी या कैपिटल एडिक्वेसी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अब तक आप इन चीजों को समझ गए हैं। नाउ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और रिफॉर्म्स को देखें तो नरसिम्हन कमेटी 1991 और 1998 दो बार बनी, 1 और 2। स्ट्रॉन्ग जो बैंक्स का जो मर्जर है उन्होंने इसको रिकमेंड किया, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करने की बात कही। मिशन इंद्रधनुष, ABCDEF का स्ट्रेटजी अपनाया। ए फॉर अपॉइंटमेंट, बी फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी फॉर कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ रुपए का दिया, डी फॉर डी स्ट्रेसिंग द एनपीएज, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, एफ फॉर फ्रेमवर्क एंड जी फॉर गवर्नेंस, ज्ञान संगम कॉन्क्लेव। नाउ बैंक बोर्ड ब्यूरो, यह बेसिकली मिडिल मैन है जो सेपरेट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से। जो ये जो सीनियर लेवल पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसको रिकमेंड करता है, कैपिटल को कैसे रेज किया जाए उसकी स्ट्रेटजी को डेवलप करता है। और इसको सुपरसीड किया गया FSIB के द्वारा 2022 में, जिसका नाम है फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। पीजे नायक कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था। नाउ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यह ब्रांचलेस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आईसीसीआई का फिनेकल, आरबीआई का ई कुबेर। इसमें रियल टाइम 24/7 सर्विस देता है। एनएफआरए यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है अंडर कंपनी एक्ट 2013। इसमें चेयरपर्सन प्लस 15 मेंबर्स हैं। उन कंपनीज को कवर करता है जिनका पेडअप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो। एसएफआईओ का मतलब है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, नरेश चंद्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप की गई थी। यह इन्वेस्टिगेट करता है व्हाइट कॉलर क्राइम को, और रेगुलेटर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? नॉन वायलेंट फिनेंशियली मोटिवेटेड क्राइम है, जिसमें कुछ चीजों को छुपा लिया जाता है और धोखाधड़ी जैसा मामला, जैसे टैक्स इवेजन है, इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि इनसाइडर जो जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं को तो इन्फॉर्मेशन पता होता है, अगर वही लोग फिर ट्रेडिंग में लग जाएंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। नाउ DICGC, ऊपर हमने देखा था 5 लाख रुपए कवर है पर डिपॉजिट पर बैंक। ईज फ्रेमवर्क फुल फॉर्म है इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंट फ्रेमवर्क 2018, ताकि इंप्रूव किया जाए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को। नाउ फाइनली हम यहाँ एंड करेंगे अपना टर्म्स को देख के। क्रेडिट रिलेटेड कुछ टर्म्स है। कोलैटरल, जैसे आपको बैंक से लोन चाहिए तो आप कुछ गिरवी रखते हैं ना, जैसे आप अपना जमीन का कागज रख दिए, सोना रख दिए, तो उसको हम कहते हैं कोलैटरल। दूसरा है टीजर लोन। देखिए टीजर लोन का नाम से मतलब है टीजर, आपको टीज करेगा, मतलब आपको ना इंसेंटिव के तौर पे शुरुआत में इंटरेस्ट रेट बैंक कम रखेगा, लेकिन क्या करेगा उसके बाद बढ़ा देगा। और यही कारण बन जाता है सब प्राइम लेंडिंग का। शुरुआत में आपको इंटरेस्ट रेट कम रखा, आपने लोन ले लिया, बाद में वो बढ़ा दिया, तो बाद का जो लोन का मतलब देने का ये है, जैसे आपने घर पे लोन लिया तो शुरुआत में कम रेट रखा होता है, बाद में ज्यादा, तो इसमें फायदा यही है कि जल्दी जमा कर दीजिए। नाउ इंसॉल्वेंसी,
अब वो डेट को मतलब टाइम आ गया है कि उसको पैसा चुका देना है, लेकिन वो पैसा नहीं चुका रहा है। बैंकरप्सी, यानी लीगली अब ये बात डिक्लेयर हो गई है कि यह आदमी जो है अब पैसा नहीं चुका पाएगा। बेल इन, मतलब बैंक अपना पैसा खर्च करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब किसी बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको उस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला जाए। बेल आउट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल रेस्क्यू होता है, कि कहीं और से पैसा लाया जाता है और फिर उसकी कंडीशन को ठीक की जाती है। विलफुल डिफॉल्टर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है और 25 लाख या उससे ज्यादा रुपया लिया है। लार्ज डिफॉल्टर, कम से कम मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लिया हो। आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए आईसीआर क्या है। आईसीआर एक ऐसा फिनेंशियल मैट्रिक्स है जो यह मापता है कि हाउ इजीली अ कंपनी कैन पे द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट आउट ऑफ इट्स करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ये मत जो मतलब यह मापता है ना कि कोई कंपनी कैसे इंटरेस्ट को, अपना जो ब्याज है उसको चुकाती है, जो कर्जा उसने लिया है, जो उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट है, यानी जो काम कर रही है और प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ईबीआईटी क्या है? तो ईबीआईटी टोटल प्रॉफिट्स ए कंपनी मेक्स फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस कैलकुलेटेड बिफोर डिड्यूसिंग इंटरेस्ट और टैक्सेस। मतलब जो टोटल प्रॉफिट एक कंपनी कमाती है ना, जो अपना ऑपरेट कर रही होती है, तो फायदा तो होता ही है कंपनी को। तो जब तक हम इंटरेस्ट को या टैक्सेस को नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको हम ईबीआईटी कहते हैं, राइट। ओवर लेवरेज्ड कंपनी, ओवर लेवरेज्ड का मतलब क्या है? जिसके बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोन में, बहुत ज्यादा ऋण में दब गई हो, अब उसको इंटरेस्ट जो ब्याज भी पे करना उसके लिए भारी पड़ रहा हो, बहुत ही ज्यादा फिनेंशियल रिस्क होता है इसमें। अगर इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखें तो इसको सेबी जैसे रेगुलेट करता है, जैसे क्राइसिल, इकरा, केयर, समेरा, फिट, फिच इंडिया, ब्रिक वर्क रेटिंग्स। अगर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखें तो फिच रेटिंग्स, मूडीज, एस&पी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, और इसको डिटेल में हम देखेंगे। और इसमें हम लोग उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट की बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी को। धन्यवाद।